बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा सदरी खान हाजिर है। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सैयद जावेद शाह, जबकि मुंसम आला है डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान के दरमियान ट्राई सीरीज जो है वो आखिरी मराहिल में है। इस वक्त अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान आखिरी लीग मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान कल यूएई को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है वो दूसरी टीम होगी जो कि क्वालिफाई करेगी फॉर द फाइनल। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कैसा था, स्पिनर्स कैसे थे, बैटर्स कैसे थे, और क्या ये एक अच्छी तैयारी हो गई है फॉर द कमिंग एशिया कप, इस बारे में बात करेंगे जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब से, जो कि एक नाम पर तजरियाकार हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या साहब, मुझे लग रहा है, मेरे अपनी ये सोच है कि ये तैयारी कोई ऐसी हुई है जिससे लग रहा है कि अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया ऐसी टीमें जब आएंगी और इनसे हमारा मुकाबला होगा, उस मुकाबले की तवक्को नहीं है जिस हवाले से पाकिस्तान की टीम जानी और पहचानी जाती है T20 क्रिकेट में। आपकी टीम बतवातर फेल हो रही है, इज ऑन डिक्लाइन। देखिए ना, आप ग्राफ देखिए, टीम जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, यूएसए से हार रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी में आप अपने मुल्क में खेल रहे थे, 3 मैचों में आउट हो गए हैं आप। यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द डिक्लाइन जी। और आपकी परफॉर्मेंस बड़ी एरेटिक है। आपका पेस अटैक भी हैज लॉस्ट हिज बाइट। शाहीन और हारिस रूबोल जी प्लेयर नहीं है जो 3 साल कवर होते थे। दे हैव लॉस्ट कंसिडरेबल पेस एंड पेनिट्रेशन। स्पिन अटैक भी वाजबी है। आई सी ए वेरी टफ टाइम फॉर पाकिस्तान इन एशिया कप। इस टूर्नामेंट में योर ट्रायंगुलर है, यू आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट लो टीम लाइक अफगानिस्तान एंड यूएई। जब वो बड़ी टीमें आएंगी तो फिर क्या बनेगा? जब इंडिया आएगा, दूसरा आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश आएगा, फिर क्या बनेगा? सी बैड टफ डेज अहेड। अच्छा, इसमें बॉलिंग में भी देखें तो ब्रार को कल मौका दिया गया, उन्होंने 4 बैटर्स आउट किए 9 रन देकर। बड़ी एक्यूरेसी थी उनकी बॉलिंग में। मुझे तो सुफियान मुकीम भी अच्छे बॉलर दिखाई दिए। एक ये ऑप्शन भी हो सकती थी कि आप दोनों स्पिनर्स भी खिला लें, आप एक ऑलराउंडर को ड्रॉप कर दें। आपने देख लिया कि राशिद और नवाज कितने कामयाब रहे। सो वाज अबाउट फ्यू ऑफ द अदर बॉलर्स, जिसमें सगीर शामिल हैं। हमें अब आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है? वसाइल हमने सारे देख लिए, कम भाई 2-3 लड़के ऐसे हैं जैसे हम देख सकते हैं जिनको मौका नहीं दिया गया, सब आजमाए गए हैं। मेरे बेसिक सवाल 2 हैं जी। पहला सवाल ये है, अब अबरार की बात कर रहे हैं। अबरार को वर्ल्ड कप लेके कोई मैच भी खिलाया था, इज ये डेकोरेशन पीस? अभी आप भर के एक मैच खिलाया, जो लेग स्पिनर होता है उसको लगातार मैच जीते ताकि फाइन टीम हो जाए। दूसरा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने हालिया जो फतवात हासिल किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो किन बॉलर से किए हैं? फास्ट बॉलर नहीं थे, वो स्पिनर थे, साजिद अली और नुमान। क्या उनकी जगह नहीं बनती इस टीम में? ओल्ड एज कह देते हैं उनको। नहीं, ओल्ड एज नहीं है, ओल्ड दे आर ड्रिबलिंग। एट द ओल्ड एज दे आर ड्रिबलिंग। सवाल ये होता है कि बंदा परफॉर्म कर रहा है, ड्रिबल कर रहा है, ही नहीं कर रहा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ मैच जिता सकते हैं तो इनके साथ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से साजिद अली, नुमान आर मच बेटर देन मुकीम। जो मर्जी आपके मच बेटर, उनमें से एक स्पिनर आप ले लेते हैं आपको, और ऑफ स्पिनर बड़ा कामयाब होता है लिमिटेड ओवर्स में। जब आपकी टीम सेक्शन यही है तो ये कुछ होगा ना। फिर आपका चांस पे चांस दिए जा रहे हैं। हारिस को स्कोर नहीं कर रहा वो। ओपनर आपका जो साहबजादा, वो उधर भी फेल हुआ था जब गया था वो साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी यहाँ वो 2 चौके मारता है फिर आउट हो जाता है, कहीं करी फॉरवर्ड नहीं करता। यू सी, ये जो अब मल्टी नेशनल किस्म के इवेंट्स होते हैं, जैसे अब ट्राई सीरीज भी में 3 मुल्क हैं, फिर उसके बाद जब हम देखेंगे बड़ी टीमें आ जाएंगी एशिया की, जिसमें साबिक आदमी चैंपियन श्रीलंका है, पाकिस्तान है और करंट चैंपियन इंडिया भी है। नहीं, आप देखें कि मैं तो मुंतज़िम कहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत आसान ग्रुप दिया है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान ग्रुप में सिर्फ ओमान है, यूएई है। बाकी आप दूसरा ग्रुप देखिए, उसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। मतलब कि जानबूझ के उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया कि पाकिस्तान सेकंड राउंड में जाए। अगर इस पे रोशनी डालिए कि ये जो सुपर 4 का मरला होगा, उसमें भी हो सकता है कि उसमें टफ होगी का मुकाबला, टफ होगा। जी हाँ, देखें ना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और उसमें अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है विद इंडिया, तो पाकिस्तान विल हैव टू प्ले इंडिया अगेन, एंड पाकिस्तान विल हैव टू प्ले 2 टीम्स आउट ऑफ 3। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में 2 टीमों के साथ खेलना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि ये जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारा डिबैकल शुरू हुआ है, मुझे 99 के बाद कतार अंदर कतार आप देख भी आईसीसी के ये जो 50 ओवर्स का इवेंट्स हुआ है,
इवन T20 में भी एक आध इवेंट के अलावा हम या स्ट्रगल ही करते रहे हैं, तो गुज़श्ता काफी अर्से से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो जहां ममालिक क्लस्टर होता है वहां पर हाइप मिलती है, क्रिकेट को तरक्की मिलती है, पब्लिक जोश व खरोश का मुजाहरा करती है, भांत की टीमें होती हैं। मुझे लगता है कि वहां पे हम बुरी तरह नाकाम रहे हैं। तो अब इसमें क्या क्या ये किस सतह पर प्रॉब्लम है? नहीं, मैं इसमें देखिए ना सब, आप 2020 में वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं और एक बार फाइनल में हारे हैं। आप वो जो स्कूपिंग शॉट खेला था उसने मिसबा ने, ये जो डिक्लाइन हुई है एरेटिक सिलेक्शन एंड वो जो दोस्ती ग्रुप है उससे बहुत गड़बड़ हुई है। आप ठीक कह रहे हैं कि T20 में हम एक दफा फाइनल में पहुंचे, एक दफा फाइनल जीत गए, लेकिन उसमें T20 में इतनी पस्ती आई है कि आप सोच नहीं सकते। अब देखें ना 8वें नंबर पर हम अभी वनडे में भी हम तो 99 के बाद आपने कहा था मुझे एक मरतबा कि उसके बाद हम ऊपर नहीं आए, तो हमने उस इवेंट में भी हमने परेशानियां देखी हैं और पशेमानियां देखी हैं। अब मुझे बताएं कि ये आपने क्लब क्रिकेट से लेके फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट देखी है, ये कहाँ से आपको लगता है कि इशू शुरू होता है? क्लब क्रिकेट से, रीजन से, पीसीबी से? पीसीबी का चेयरमैन जब तक स्टैंड नहीं लेगा, अगर वो खामोश तमाशा ये बना रहा तो ये कुछ होगा। ये हैज टू टेक स्टैंड, टेक एक्शन। यू नीड पीपल लाइक कारदार एंड एजाज भट्ट टू टेक एक्शन। ये खामोश तमाशा ये नहीं जा सकता कि मुझे कोई पता नहीं है, जो नीचे होगा वो हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, देखिए अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? अगर चेयरमैन खामोश रहेगा, आप बताएं, मुझे बताएं, तो सेक्शन कमेटी का और क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? आप ना करेंगे, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ये हैज टू टेक हैंड, ये हैज टू बी फर्म। अच्छा, आपने मुझे ये बता दीजिए इख्तिसार से कि बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला दुरुस्त था? वो फैसला दुरुस्त था, क्योंकि उनके साथ आप हारते रहे हैं। उनकी मौजूदगी में आप चैंपियन ट्रॉफी में 2 मैचों में आउट हो गए थे, उनकी मौजूदगी में आप इंडिया जाके हारे हैं, अमेरिका जाके हारे हैं, उनकी समझ नहीं हारे हैं कि जब तक आप नई टीम नए प्लेयरों को मौका नहीं देंगे आपकी टीम नहीं बनेगी। अच्छा, मुझे आखिर में ये जो अब फाइनल होना है इस बार को, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? ये भी पूछना पड़ रहा है। अगर ये पहले पूछो तो मैं कहता है 100% पाकिस्तान। मगर आप एनीवे जी, कुछ और कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुजाहिद हुसैन सैयद साहब। ये थे जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम जो गुफ्तगू पेश करने जा रहे हैं वो हम सब के लिए एक एजाज की बात है, और रेडियो पाकिस्तान के जो सामीन हैं, मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन तोहफा भी है। पिछले दिनों हमने हनीफ मोहम्मद साहब के 499 रन पर एक इवेंट उसका इनेकाद किया, और रेडियो पाकिस्तान ने, जिसको मैंने कंडक्ट किया, उसने एक अच्छा प्रोग्राम भी पेश किया जिसमें बड़े बड़े अजीम लोगों का तस्करा था हनीफ साहब के बारे में। आज हमें एक और शरफ हासिल होने के लिए जा रहा है, और हम आज बात करने जा रहे हैं ग्रेट वजीर मोहम्मद साहब से। हमारी जो इब्तिदाई क्रिकेट थी उसमें वजीर मोहम्मद साहब जो थे वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार थे, वो इनकी कारकर्दगी बताती है। हम 54 का बार बार जिक्र करते हैं, और अगर मैं सही बात कर रहा हूं तो जो इनके 42 रन से उस मैच में फजल के जो 12 आउट थे वो ज़ाहिर है कि बड़ी ग्रेट परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगर ये 42 रन ना होते तो शायद पाकिस्तान ओवल टेस्ट ना जीता। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आपने 52 में लखनऊ में भी कामयाबी के झंडे गाड़े, और आपने 54 में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। आप अपना हनीफ साहब का और फिर जो फजल और कारदार का जो एमलगमिज्म था, वो जो एक मुश्तरका काविश थी, उसके बारे में जरा बताइए ना। पहले जरा 52 से हम शुरू हो जाए, जरा बताइए 52 में लखनऊ में आपने क्या देखा, उस जीत को आप 54 की जीत के मुकाबले में किस तरह कहाँ प्रेस करते हैं? हाँ, तो क्रिकेट जब जो हम लोग खेलते तो एक कैंप लगता था, यानी से 15-20 दिन का कैंप नेशनल स्टेडियम पर लग गया। सुबह से लेकर शाम तक यानी पहले फील्डिंग हो रही, फिर बैटिंग हो रही है सबकी, और सारी टीम प्रैक्टिस करती थी रोज 15-20 दिन के लिए वो। और फिर मैच होता। वो मैच में तो बस उस जमाने में कारदार कैप्टन थे हमारे जी। इंटरेस्टिंग मैच होते थे, क्योंकि हमारी टीम में उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि आप बाद में हो गई। एक्सपीरियंस होने से वो बहुत अच्छा खेलने लगे, और हमने लखनऊ का मैच भी जीत लिया। और ओवल टेस्ट में जब जीते उसमें शायद 42 रन थे। और अच्छा, जरा ये बताइए
कि उस वक्त जो फास्ट बॉलिंग का अटैक था, तो जरा पेस अटैक के बारे में और जो उनके बैटर्स थे हटन, ग्रेवली, मे वगैरह, इनके बारे में बताइए जरा, कैसा खेलते थे और किस तरीके से क्या मुश्किलात पेश आई जो आपने 42 रन बनाए? वो वहाँ उस पर इंग्लैंड में भी 5 बॉलर थे, टाइसन वगैरह थे और एलिक बैक्स्टर वगैरह, और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और विकेट यहाँ इंग्लैंड में, क्योंकि उस जमाने में जो रूल रेगुलेशन थे उसमें जहाँ बारिश गिरनी है वहाँ कवर नहीं है जी। अगर जहाँ आप खड़े रह के क्रीज में खेल रहे वो कवर था, तो वो उसमें वो बैट्समैन के लिए मुश्किल है। जहाँ बॉल में गिरना है वो तो वहाँ तो बारिश गिर रही है, वो विकेट खराब हो गया, सॉफ्ट हो गया। और हम लोग को वेट विकेट पे खेलने का को बहुत हम लोग एक्सपर्ट नहीं थे, बहुत बल्कि नए हैं। हमको लगता था कि क्या करना, हमारे लिए बहुत मुश्किल था पाकिस्तान बैटिंग में। जब बारिश गिर रहा है और वो विकेट वो गुड लेंथ पे गिर रहा है, वहाँ कवर नहीं है जी। वो भी एक बहुत ही बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खेलना। अच्छा। हम लोग बदला अल्लाह का फजल, हमने अल्लाह की मेहरबानी ना, तो बस हम लोगों ने अच्छा खेला और हम लोग मैच जीत गए। उस टाइसन और बैट्समैन लॉक और टोनी लॉक और लेकर, ये सब बॉलर थे इंग्लैंड के, बहुत अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा ये बताया, सुना है कि स्टेथम जो थे वो बहुत तेज से विकेट कीपर जो है वो काफी पीछे खड़ा होता था, बाज़ औक़ात आप सिंगल भी ले लेते थे, वो इतना पीछे खड़ा होता था, स्टेथम की गेंदें इतनी तेज हुआ करती थी, ये बात दुरुस्त है? स्टेथम बहुत तो जमाने में नंबर टॉप बॉलर था और अच्छी बहुत जबरदस्त गेंद करता था। और स्टेथम का क्या कहना है कि बस अल्लाह का फजल था और मेहरबानी थी कि हम लोग ने अच्छा खेला उसको। लखनऊ की जीत जो है और जो ओवल की जीत है, इसमें कितना फर्क था? आप लखनऊ को ज्यादा रेट करते हैं या ओवल को? लखनऊ में एक्चुअली मैं आई वाज वन ऑफ द रिजर्व, 11 में नहीं वो मैच आपने देखा तो ना, आप टीम का हिस्सा तो थे ना? रिजर्व बहुत, लखनऊ का मैच भी बहुत जबरदस्त मैच था और उसको जीतना को आसान नहीं था। वो इंडिया में उस जमाने में बहुत बॉलिंग वगैरह अच्छी थी और हम लोगों ने बस जीत लिया मैच हम लोग अल्लाह के फजल से। और ओवर टेस्ट मैच में ये था कि बारिश गिर रही है और वो हम लोग को कवर नहीं है ठीक से और खेला इत्तेफाक से अल्लाह के फजल से मैंने 42 रन किए। बहुत ही मैच जीतने में वो बड़े काम आए, 42 रन नॉट आउट। अच्छा वजीर मोहम्मद साहब, ये फरमाइए कि वेस्ट इंडीज में 1958 में आपको कुछ थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन आपने वहां पे अगेंस्ट गिलक्रिस्ट 2 सेंचुरियां स्कोर की, ये बड़ा अजीम कारनामा है। जरा उनकी वो जरा अपनी यादें ताजा कीजिए कि वो कितने तेज बॉलर थे, अंपायरिंग भी उनकी अपनी थी, क्राउड भी ज़ाहिर है कि बड़ा एग्रेसिव था। तो ये जो आपने 2 सेंचुरियां पे स्कोर कर दी, ये तो मेरे ख्याल में लगता है कि एक ड्रीम परफॉर्मेंस थी। वो तो बस अल्लाह का फजल था, हम लोग हिम्मत की बात है। और क्रिकेट तो इतना अनएक्सपेक्टेड है कि बस बारिश हो रही भी खेल रहे हैं हम लोग और ये हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और हम लोग ने जीत। अच्छा ये बताइए गिलक्रिस्ट के बारे में जरा बताइए कि कहते हैं वो बड़े लंबे लंबे नो बॉल करता था और बड़े बाउंसर मारता था, तेज बाउंसर होते थे, तो फिर कैसे आप खेलते थे उनको जरा बताइए ना, बगैर हेलमेट के, बगैर थाई पैड के, बगैर चेस्ट गार्ड के? बहुत जबरदस्त बॉलर था वो तो इतना पागल जैसा, उसको गुस्सा बहुत आता था। जब आप उसको चौवा मारे यार और तो ओ मान आई विल किल यू वो कहता था ओ मान आई विल किल यू। तो जो
वो ये बोलता था तो मैं उधर उसको नहीं दिया, मुंह फुला लेता था, उसको बहुत गुस्सा आता था। जी हाँ। वो गुस्से तेज गिरना कहता था, जो हम लोगों ने अल्लाह का मदद से खूब अच्छी तरह खेला उसको। गिल क्रैच, आपने गिल क्रैच का मेरे को याद ही दिला दी, बहुत अच्छा। ऐसा लगा गिल क्रैच को खेला अभी मेरे सामने ही है। आपने देखा वो मैच? मैंने ज्यादा भी नहीं हुआ था। अच्छा सर ये बताएं, मैंने अपने वालिद से और जो कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं मेरे लाहौर में, नजम लतीफ साहब हैं, मुजाहिद सैयद हैं, हम उनसे बातें करते हैं। नजम लतीफ साहब की न्याजमंदी आपके साथ भी है बड़ी, वो बड़े अच्छे हिस्टोरियन हैं। हाँ, लतीफ साहब बहुत अच्छे आदमी। अच्छा सर ये बताएं कि फिर हनीफ मोहम्मद के 337 रन भी आपने देखे। अब ये आप आई विटनेस अकाउंट है, वो क्या आपके छोटे भाई थे? जरा आपके 200 उनके 337 रन, आप तो सूरज बन के चमके। जरा हनीफ साहब के 337 रन के बारे में बताइए। हनीफ का कॉन्सेंट्रेशन जो था ना बहुत जबरदस्त था, और उसमें कोई जल्दी नहीं करता था। वो आराम से 1-2 सिंगल लिया, जब लूज मिला उसी को उसने वो खेलता था, और कंसंट्रेशन उसका बहुत अच्छा था हनीफ का। और कायदार और पूरी टीम उस जमाने में हनीफ मोहम्मद के ऊपर डिपेंड करती थी। जब अगर हनीफ वगैरह आउट जल्दी हो जाए तो हमारी टीम वगैरह बहुत कम होती है। अगर हनीफ का रुक के खेला वहाँ और तो बस हमारी टीम पे हम लोग बड़े रन बल हो जाते थे। हनीफ का जो कंसंट्रेशन और खेलना, उसकी स्टाइल, और उसकी वजह से दूसरे जो सामने खेलने वाला को भी वो बचा लेता। ये थे जनाब वजीर मोहम्मद, जो 1954 की ओवल टेस्ट की फातेह टीम के काबिल फख्र बैट्समैन हैं। इनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है और इस मुलाकात का अगला हिस्सा आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। सामीन कराम, आपके इल्म में होगा कौमी खेल हॉकी के हवाले से एक बड़ी खुशाइन खबर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को उनकी दरखास्त पर 250 मिलियन रुपए की रकम सैंक्शन कर दी है। यह इसलिए की गई है कि पाकिस्तान को, जिसकी कि हॉकी में बैनुल अक़वामी नुमाइंदगी जो है खत्म हो चुकी थी, अब एक नुमाइंदगी मिलने के लिए जा रही है। वो है FIH प्रो लीग, जिसमें 9 सरकर्दा टीमें जो है वो शिरकत करेगी। पाकिस्तान उन टीमों में शामिल है। अब ये बैनुल अक़वामी मुकाबले होंगे और तवक्को की जाएगी कि हमारी हॉकी जो है उसमें बेहतरी के आसार नुमायां होंगे। ये बज़ाहिर एक सबके लिए अच्छी खबर है। हम मैचेस देखेंगे हॉकी के, और हाल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो तसल्ली बख्श रही है मुख्तलिफ इवेंट्स में बशमूल नेशन कप। हम अपने इस रेडियो शो में बातें करते रहे हैं हॉकी के हवाले से, और बहुत से लोग इसमें ओलंपियन और तजियाकार भी थे। हमारे इस बेमिसाल शहर लाहौर और खेलों को ये शरफ हासिल है कि हम इस शहर में बातें सुन रहे हैं ऐसी शख्सियात की जिनके बारे में कहा जाए कि वो लीजेंड हैं। आई रियली मीन इट। शायद शेख साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपकी कानों में उनकी आवाज जो है पहुंचती रहती है। और अब इनके बारे में मैं वो सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक वाली बात तो करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 9 उम्री में इनको पढ़ता रहा हूँ और इनको देखकर हमारी खेलों के हवाले से तजहात में इजाफा होता है। और ये जो तुझको एहतशाम था रोजनामा जंग का, वो अभी भी जारी है। शायद शेख साहब मुल्की और बैनुल अक़वामी जो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसके सरकर्दा ओहदेदार हैं और लाइफ टाइम ओहदेदार हैं। मैं इन्हें खुश आमदीदी कहता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपने ये जो हॉकी के हवाले से 250 मिलियन रुपए की रकम सैंक्शन की गई है, इसको कितना खुशाइन पाया है और अब क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर? जनाब शाह शेख साहब। जी राज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके अल्फाज हमेशा मेरे लिए हौसला अफजाई का बायस बनते हैं। अब बात करते हैं हम ये 250 मिलियन जो 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूर किए हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए। इसके लिए थोड़ी सी मैं ना बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान हॉकी टीम के रिजल्ट ठीक नहीं थे तो गवर्नमेंट भी इतनी खुशी से हॉकी फेडरेशन को ग्रांट नहीं देती थी। बस वही एक लगी बंदी जो सालाना एक ग्रांट थी वो मिल रही थी। लेकिन अब 1-2 टूर्नामेंट्स में, फ्रांस में, यूरोप में
मलाई एशिया पाकिस्तान टीम के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत उम्मीद अफजा रहे। टीम के ऊपर जाने के चांसेस जो थे वो नजर आ रहे थे। हुकूमत भी उन रिजल्ट से, उन नताइज से मुतासर हुई और हुकूमत ने 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जी। और अब 25 करोड़ रुपए तो हुकूमत एक स्पेशल ग्रांट जो है वो दे रही है, लेकिन उसके साथ 10 करोड़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को खुद भी अरेंज करना है, क्योंकि ये इस प्रो लीग में जो शिरकत का हमें मौका मिल रहा है और बहुत शानदार मौका मिल रहा है, उसके अखराजात का तखमीना जो है 35 करोड़ के लगभग है जी। तो ये अब पाकिस्तान हॉकी के अपने जो अरबाब इख्तियार हैं, ये उनकी सलाहियतों का इम्तहान है कि जैसे वो उन्होंने खुद भी ये वादा किया है, दावा किया है कि वो 10 करोड़ रुपए अपने तौर पर अरेंज करेंगे जी, और 25 करोड़ गवर्नमेंट देगी, तो ये 35 करोड़ प्रो लीग के लिए क्वालिफाइंग जो प्रो लीग में शिरकत के लिए खर्च होगा। ठीक। अनफॉर्चुनेट के ज्यादातर 90% से ज्यादा मैं कहूंगा तंजीमों कि वो गवर्नमेंट की ग्रांट पे डिपेंड करती है जी, और गवर्नमेंट के अपने हालात को इतने हौसला अफजा नहीं है मुआशी तौर पर कि वो इन तंजीमों को उनकी तवक्कुआत के मुताबिक ग्रांट दे सके। तो थोड़ी बहुत जो ग्रांट मिलती है उसी में वो अपना दाल दलिया चलाते हैं। बाज तो उनके ऑफिस जो है उनका खर्चा भी उन्हीं पैसों से निकलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं और एक एतमाद की फजा भी नहीं है। और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करना चाहता, तो इस बात को यही छोड़ते हुए अब ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर डिपेंड करता है कि वो 35 करोड़ रुपए इकट्ठे करके, जिसके लिए उन्होंने हुकूमत को ऑफर भी किया कि जी आप ये पैसे अपने पास रखें और हमें सिर्फ ना हॉकी टीम के जो आने जाने रहायश के खिलाड़ियों की जो यौमिया अलाउंस है वो अखराजात जो है वो पूरे करे, गवर्नमेंट खुद पूरे करे या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड खुद पूरे करे। इसमें मस्बत बात यह है और करनी चाहिए कि एक इदारा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, आप शुरू से यहाँ की वर्किंग से वाकिफ हैं, ये सारे काम इनके खुद करने के हैं और ये हुकूमत को नहीं कह सकती कि हमारे हिस्से के काम जो है वो आप करें, यानी टिकट आप खरीदें, होटल की बुकिंग आप कराएं, प्लेयर कराउंस आप बराह रास्त दें। फिर आप क्या मैं कहूं कि आप किस लिए हैं, यानी एक आप खुद से ये बता रहे हैं कि हम खुद करने के अहल नहीं है या हम पर आप एतमाद ना कीजिए, हम पे आपको एतमाद नहीं है। खैर अब ये मैं समझता हूं कि हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि आइंदा ऐसे ना करें, खुद सारे काम करें। और जैसे भी आपने फरमाया है कि 10 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप ये राना साहब और मुफ्ती साहब नामी ग्रामी लोग हैं, वेल कनेक्टेड हैं, 10 करोड़ रुपए की रकम जो है वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मैं ऐसे चाहता हूं, मैं आपके मुंह से चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीजें जाएं जो कि इनके लिए मसले बन जाएं कि आप एतमाद की फिजा कायम कीजिए। शेख साहब आपके भी बड़े अच्छे उनके न्याजमंदी है, मेरी भी है। चौधरी याकूब साहब जो वॉलीबॉल फेडरेशन वाले हैं, उनकी साल में अंडर 19 भी, जूनियर टीम में भी, अंडर 23 भी और सीनियर टीम भी जाती रहती है, उनकी रैंकिंग भी इंप्रूव हो रही है, वो गाहे गाहे जीतते भी हैं, तो उनसे भी हमें एक राह ले लेनी चाहिए। तो हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि ये ऐसी बातें मत करें, खुद से अपने मामला चलाएं। क्या मैं ये बात दुरुस्त कर रहा हूं? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने शुरू में जिक्र किया था, मैं उसकी तफसीलात भी नहीं जाना चाहता। एक ये एतमाद की फजा जो है ना वो बरकरार नहीं रह सकी, तो हॉकी फेडरेशन के जो माजी के अहदेदार थे, माजी करीब के अहदेदार, उनके अखराजात पे बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों में सवाल आते रहे हैं, फिर स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से बहुत सी क्वेरीज जो है ना वो की जाती रही हैं। तो मैं उस पस मंजर में कह रहा था, अच्छा ये वैसे काम तो पीएचएफ के करने का, हॉकी फेडरेशन के करने का है, जो उसके पास 35 करोड़ रुपए हो तो वो अपना सारा काम खुद निपटाए, लेकिन वो हॉकी फेडरेशन ने ये बहरहाल मेरे नजदीक अच्छा स्टेप उठाया है, अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने गवर्नमेंट को दरमियान में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को या खेलों की जो वजारत है, बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत, उनको दरमियान में इन्वॉल्व कर लिया है कि जी आप हम पर कोई बात पे उंगली ना उठे, आप ये सारे काम अरेंज। ठीक है, पूरी दुनिया में ये रवाज है, जहां जहां उनकी जो गेम्स हैं वो नताइज देती हैं, वहां स्पॉन्सर उमड़े चले आते हैं, उनको स्पॉन्सर्स के पास जाना नहीं पड़ता। जी हाँ। तो अब डिपेंड करता है कि आप अपनी गेम की मार्केटिंग कैसे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की शायद ही
क्रिकेट बोर्ड के अलावा किसी गेम में, किसी खेल में कोई मार्केटिंग का शोबा हो तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 10 करोड़ अरेंज करे, 25 करोड़ का गवर्नमेंट ने वादा कर दिया है। तो इस पे ये सारा जो स्पॉन्सरशिप का काम है, अखराजात का काम है जी, कोई भी अरेंज करे जैसे जैसे जिसने वादा किया वो करे। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खेलों की वजारत को और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये इख्तियार दे रही है कि आज आप जी हम पे उंगली ना उठाएं, हम पे ना छोड़े, आप खुद कर ले, तो उसको फिलहाल कर लेना चाहिए। अब आ जाए हम उस तरफ के प्रो लीग में खेलने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम में जाना है अर्जेंटाइन। तो अब आप तो देख लें कि अर्जेंटाइन का सफर और वहां 2 मैच हैं, उसके लिए स्पेशल प्लानिंग की जरूरत है। एक पूरा बर्रे आजम जो है एशिया से आपने बर्रे आजम अमरीका के आखिरी कॉर्नर पे जाना है जी। मौसम का फर्क जी, टाइम जोन का फर्क, ये सारी चीजें जो है ना ये स्पेशल प्लानिंग की मदकाजी है जी। और सिर्फ 2 मैच खेल के फिर आपने वापस भी आ जाना है, खेलना है आपने लोकल टीम के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि उनके नताइज पे डिपेंड करता है कि आपका मुस्तकबिल का रास्ता आपने कैसे मुतय्यन किया है जी। ये नताइज ही है जो पक्ष का एक तो मुस्तकबिल तय करेंगे, दूसरा हुकूमत के लिए भी ये एक मिसाल होगी कि जी हमने हॉकी की पुष्टनाई की है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउट ऑफ द वे जाके, तो हॉकी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। जनाब शाहिद शेख से हॉकी के मामलात पर गुफ्तगू 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा आपने सुन लिया, दूसरा और आखिरी हिस्सा आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। पजीराई का, पसंदीदगी का, तारीफी और हौसला अफजाई के पैगामात भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद जावेद शाह, जबकि मुंसिब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।